तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही से करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है बुद्ध का प्रलोभन। यह चित्र जो है बुद्ध का बुद्ध का प्रलोभन अजंता की किस गुफा में है? इसको कहा भी जाता है टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा। टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये दोनों चित्र एक ही है। ठीक है, तो ये अजंता की किस गुफा में ऐसा पूछा जा रहा है, तो आप लोग देख लीजिए किस गुफा में है। तो बस हम बता दें, तो चलिए देखिए ये गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है तो गुफा संख्या 1 में है। बुद्ध का प्रलोभन नामक जो है चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। तो अमरावती स्तूप, तो अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। तो अमरावती स्तूप का निर्माण कब हुआ था? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ था? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। शताब्दी ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिएगा। तो अमरावती स्तूप है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसके काल में मंदिर कला का विकास जो है, कला का विकास अंतिम चरण पर था। ठीक है, अंतिम चरण पर था। तो ये विजयनगरम साम्राज्य का काल था। ठीक है, तो विजयनगर का जो साम्राज्य था, विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का जब शासन था उसमें जो है ये अपनी अंतिम अवस्था पे थी। ठीक है, और शुरुआती में कौन था? गुप्त काल। ठीक है, तो शुरुआती में गुप्त काल। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतिम चरण, तो अंतिम चरण जो मंदिरों का अंतिम चरण का जो विकास काल है वह किसके काल तक है? ये विजयनगरम साम्राज्य का है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के काल तक था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। कब करवाया? तो लाल किला का निर्माण कब करवाया था? 1639 ईस्वी। क्योंकि ये लाल किला का निर्माण काल कब हुआ था? लाल किला का निर्माण काल कब हुआ था? 1639 ईस्वी में। ठीक है, और यही ताजमहल का जो है, ताजमहल जब बना था तो ताजमहल का समय क्या है? 1632 से 1653 ईस्वी तक। ठीक है, 1653 ईस्वी के बीच बना था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1643 ईस्वी में लाल किला और किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन छोटे छोटे ही क्वेश्चन जो है आपसे बहुत ही बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए गोमतेश्वर जो गोमतेश्वर की मूर्ति है। ठीक है, तो ये गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ बनाई गई है? तो ये कहाँ बनाई गई है? श्रवण बेलगोला में। कहाँ बनाई गई है? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में ये बनाई गई है। ठीक है, और यह मूर्ति जो है इसकी खास बात क्या है कि यह एक ही पत्थर में बनाई गई है। एक ही पत्थर से काटकर बनाई गई है। ठीक है, बनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला में भाई से। ठीक है, तो कहाँ है ये? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था ये?
इसको किसने बनवाया था? ये देखिए, इसको बनवाया किसने था? तो राजा चोल प्रथम ने, राजा चोल प्रथम ने, ठीक है। किसने बनाया था ये? राजा चोल प्रथम ने, क्योंकि चोल वंश के राजा थे तो राजा चोल प्रथम ने इसको बनवाया था। किसको? गोमतेश्वर की मूर्ति को, ठीक है। अब आप सभी ये ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा है डीएसएसबी में, पिछले बार की जो डीएसएसबी एग्जाम हुई थी तो उसमें ये पूछा है, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति जो है यह कहाँ है? श्रवणबेलगोला में है, ठीक है। और बनवाने वाले जो है राजा चोल प्रथम रहे हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आप याद करते जाइए, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा ही बताते जाएंगे। चलिए अब देखिए, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, ठीक है। तो रावण शब्द से जब भी रावण की बात की जाए या कैलाश पर्वत की जब भी बात की जाए, ठीक है, तो अब पर्वत को हिलाते हुए रावण अगर आ गया तब भी, और जैसे कैलाश का नाम ले लिया गया तब भी, तो ये कहाँ है? एलोरा में है, ठीक है। तो एलोरा का तुरंत आप दिमाग में क्लिक करिए कि ये एलोरा से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कहाँ है? एलोरा गुफाओं में, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार कंफ्यूज करता है और कई बार आया है टीजीटी में भी, पीजीटी में ये अक्सर पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम ध्यान रखते इसलिए है कि ये बहुत बार ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलाश पर्वत को उठाते हुए, पर्वत को हिलाते हुए रावण, माने झकझोर रहा है रावण जो है, इसको पर्वत हिला दे रहा है पूरा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है। प्रागैतिहासिक दफन टीला, भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीला, दफन टीला का मतलब समझते हैं? प्रागैतिहासिक दफन टीला, ये भारत में बात की जा रही है। भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीला को क्या कहा जाता है? और इसका दूसरा नाम है बरियम हीप, ठीक है। दफन टीला को क्या कहा जाता है? बरियम हीप, बरियम हीप, ठीक है। दफन टीला, दोनों का नाम एक ही है, बरियम हीप या दफन टीला, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक दफन टीला को या बरियम हीप को जो है किस रूप में पहचाना जाता है? तो इसको किस रूप में पहचाना जाता है या इसको हम क्या कहते हैं? तो दफन टीला को हम क्या कहते हैं भारत में? स्तूप, जो स्तूप बने हैं, ठीक है, जैसे अमरावती स्तूप, भरहुत स्तूप, तो ये सभी जो स्तूप है, सांची का स्तूप, तो ये सब क्या है? समाधि है ना, तो ये समाधि स्तूप है, ठीक है। तो समाधि स्तूप, ठीक है। और यही मिस्र में क्या कहा जाता है इसको? तो ये अपने भारत में जो है इसको स्तूप कहा जाता है। तो यही मिस्र में हम क्या कहते हैं? पिरामिड। ये जो है ये दफन टीला जहाँ हम मृतक को दफनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्तूप, ठीक है। तो स्तूप मतलब समाधि स्तूप, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, किसी भी चीज़ को आसान रूप में जितना समझ लेंगे उतना ही आसान है, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा सा घुमाता है, ठीक है। तो प्रश्न घुमाया ही इसलिए जाता है कि आप कंफ्यूज हों, ठीक है, इसे आपकी समझदारी की पता लगाते हैं, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि कोई भी शब्द चाहे जैसे इधर उधर से हो, लेकिन पूछ क्या रहा है आपकी उसकी मूल बात को आप समझ जाइए, तब आपको जो है प्रश्न हल करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, गोल गुंबज कहाँ है? हमने कई बार बताया, तो गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है, ठीक है। और बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए, स्तूप के भागों का शीर्ष से सही क्रम देखिए। स्तूप के भागों का, जैसे स्तूप है, स्तूप में कई भाग होते हैं, ठीक है। तो इसका क्रम जो है आपको सही करना है। जैसे देखिए छत्रावली, ठीक है, छत्रावली, हर्मिका, अंडा और वेदिका, ठीक है। तो अब ये देखिए स्तूप है, अब स्तूप ये है, अब यहाँ से ये स्तूप बनाते हुए ऐसे ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये स्तूप इस तरह का रहता है। अब इसके चहरदीवारी में कुछ बना हुआ रहता है, ठीक है, सीढ़ी नुमा जैसा,
इसमें चढ़ने लायक, ठीक है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें तो अब देखिए ये छत्रावली जो है क्या है, तो छत्रावली ये ऊपर का भाग है, ठीक है। तो ऊपर भाग, उसके बाद हर्मिका आती है, तो हर्मिका यहाँ रहता है, और अंड जो है इसी भाग को अंड कहा जाता है, और वेदिका जो है ये वेदी जो है इसको वेदिका कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आसानी से समझ लीजिएगा। अगर ऊपर से ये क्रम पूछता है तो इसका ऊपर से पहला ये होगा छत्रावली, दूसरा हर्मिका, तीसरा जो है इसको अंड कहते हैं या अंडा, ठीक है। दोनों बातें हैं, कभी कभी अलग अलग आता है, ठीक है। और ये चौथा, ये ऊपर से यानी शीर्ष से क्रम इसका इस तरह से होगा, ठीक है। अगर नीचे से क्रम पूछेगा तो इसी का ये उल्टा, ठीक है। तो इसमें ये पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये, ठीक है। इस चीज़ को आसानी से समझ लीजिए। छत्रावली, हर्मिका, अंडा, वेदिका, ठीक है। ये चारों चीज़ आसानी से आप समझ लीजिए। ये प्रश्न में पूछा गया है। डीएसएसबी में भी देखिए, डीएसएसबी में बहुत भी ज़्यादा, जैसे नेट में आपसे पूछा जाता है प्रश्न, इसी तरह से क्रम बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो क्रम उसमें तो पूछता है, ये थोड़ा सा इसलिए कठिन हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए टीजीटी पीजीटी में आप दे रहे हैं तो उसमें भी प्रश्न इसी तरीके से, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। अगर कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो अब समस्या तो होगी ही, ठीक है। तो इसलिए आपको तैयार रहना है। और इसमें क्या समझना है, विशेष कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसको क्रम आपका समझ लीजिए कि सही वास्तव में किस तरह से क्रम होता है, तो बस, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। आप देखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ने शुरुआत किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था, ठीक है। और इसमें 3 कोषागार भी बढ़वाया था, कौन, इल्तुतमिश। तो ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाता है, ठीक है, और इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है। और इल्तुतमिश ही क्या करता है, इसमें 3 कोषागार जो है, कोषागार और जोड़ता है, ठीक है। मतलब वो आधा बनवा के छोड़ देता है, तो 3 कोषागार और उसमें बनवा के और लंबा इसको कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कौन करता है, इल्तुतमिश। तो इस बात का आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अब देखिए मट्टनचेरी महल, देखिए मट्टनचेरी महल यह किस लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है। मट्टनचेरी महल कहाँ है, ये कोचीन में है, कोचीन में है, अथवा कोच्चि भी इसको कहते हैं, ठीक है, कोच्चि। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको कोचीन या कोच्चि कहते हैं, ये वहीं स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है, ये भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये किस लिए जाना जाता है, तो भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो भित्ति चित्र के लिए आप ये समझ लीजिए कि जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि मट्टनचेरी कहाँ है, तो मट्टनचेरी, देखिए चेरी से आप समझ लीजिए, चेरी से कोच्चि, च इसमें आ रहा है ना, तो चेरी में च है, तो च को आप यहाँ से देखिए कोचीन में, तो इसको आप आसानी से रख लीजिएगा। और भित्ति चित्र है, तो माने देखिएगा भित्ति में भी चित्र है, तो माने कि चित्र बना हुआ है, तो दीवार पे चित्र बना हुआ है, तो दीवार पे ही चित्र जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, भित्ति चित्र, ठीक है। तो भित्ति चित्र को भित्ति चित्र के लिए ही जाना जाता है। अर्जुन की तपस्या, ठीक है। तो अर्जुन की जो तपस्या है, तो अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण, ठीक है। तो गंगा अवतरण ही से आप समझ जाइए कि ये महाबलीपुरम में कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम में, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, गंगा अवतरण की मूर्ति जो है, तो एक ही पत्थर में जो है, एक ही पत्थर से जो है, इसमें एक ही पत्थर में ढेर सारी मूर्तियाँ जो है बनाई गई है, ठीक है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई है, तो इसलिए यह जाना जाता है गंगा अवतरण, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। चलिए यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ। अब आपको पता होना चाहिए यक्षिणी कहाँ बने थे, किस शैली के अंदर यक्षिणी की प्रतिमाओं का, देखिए यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है। तो यक्षिणी किस शैली में बने थे,
तो हमने बताया है ना कि कुषाण काल था, कुषाण काल में एक कला थी गांधार कला और एक मथुरा कला। तो यही मथुरा कला के अंतर्गत जो है ये बनी थी, ठीक है, मथुरा शैली के अंतर्गत, ठीक है। तो मथुरा शैली के अंतर्गत ये बनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो शैली की बात पूछा है, तो गांधार कला तो ग्रीक शैली थी, ठीक है। तो गांधार कला भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण रहा है, तो उसमें नहीं, ये मथुरा शैली, ये जो यक्ष यक्षिणी की शैली, ये यहाँ की निजी शैली कही जाती है, ठीक है। निजी शैली में निजी शैली इसको कही जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शैली जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मथुरा शैली यहाँ की खुद की निजी शैली रही है और गांधार कला जो है ग्रीक का उसमें प्रभाव रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए यक्ष यक्षिणी जो है दरवाजे के सामने जो है चित्र बनाए जाते थे, यक्ष और यक्षिणी दोनों जो है, ठीक है, द्वारपाल की तरह। देखिए काकतीय मंदिर एक है, देखिए काकतीय मंदिर, काकतीय मंदिर, अधिकांश काकतीय मंदिर जो है वो किस प्रकार बनाए गए हैं। तो ये प्रश्न पूछा है कि अधिकांश काकतीय मंदिर जो है, अधिकांश काकतीय मंदिर जो है वो किस प्रकार बनाए गए हैं। तो किस प्रकार बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं त्रिकुट, ठीक है, त्रिकुट में, ठीक है। जैसे पंचायतन शैली होती है ना, तो पंचायतन शैली भी होती नहीं, पंचायतन, तो पंचायतन शैली जो है, जैसे देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है ना, गुप्त काल के जो मंदिर है, ठीक है। तो गुप्त काल के जो मंदिर है तो पंचायतन शैली के आधार पर वो बनी है। तो उसी तरीके से ये त्रिकुट जो है त्रिकुट शैली भी होती है। तो यह काकतीय, अधिकांश काकतीय जो मंदिर है, तो अब इसके बारे में तो विशेष मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए काकतीय मंदिर जो है ये त्रिकुट शैली में बनाई गई है, आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है, रख लेना है, ठीक है, कि काकतीय मंदिर जो है त्रिकुट शैली में बनाई गई है, ठीक है। परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो अब देखिए परशुरामेश्वर मंदिर, तो परशुरामेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, ठीक है, ये कहाँ है, मंदिर है। तो परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्थित है ये उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा या ओडिशा, ठीक है, दोनों ही बातें सही है, ठीक है, ठीक है। तो उड़ीसा में ये स्थित है। देखिए अगला प्रश्न है, एक उभारदार नक्काशी युक्त एक मूर्ति है, ठीक है, उस मूर्ति का नाम है, उस मूर्ति का क्या नाम है, माया का स्वप्न। तो माया का ये स्वप्न जो है ये कहाँ स्थित है। तो माया का स्वप्न जो है, ये माया का स्वप्न ये मूर्ति है और ये उभारदार नक्काशी किया गया है, ठीक है। तो पत्थर में ये उभारदार नक्काशी की गई है। तो यह कहाँ स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो कहाँ स्थित, ये कहाँ स्थित है, भरहुत वेदिका में, ठीक है, वेदिका में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, भरहुत वेदिका में, ठीक है। तो ये माया का स्वप्न जो है, आप यहाँ से समझिएगा कि ये उभारदार जो है नक्काशी की हुई मूर्ति है, माया का स्वप्न जो है वो भरहुत वेदिका में जो है छपा हुआ है, ठीक है। तो भरहुत वेदिका। चलिए अब देखते हैं प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध नटराज मंदिर, अब नटराज मंदिर जो है, ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ जानते हैं, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है, ये चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ स्थित है, चिदम्बरम, ठीक है। तो ये चिदम्बरम में स्थित है। नटराज कहाँ स्थित है, चिदम्बरम में। आपको याद रखना है नटराज मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाए तो इसको कहाँ बताएंगे, चिदम्बरम में, ठीक है। चिदम्बरम आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न ही हल करवा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा स्तूप, देखिए अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। देखिए सबसे बड़ा स्तूप, भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है। देखिए भारत में बात की जा रही है, भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन है, सांची का स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप जो है, तो सांची स्तूप सबसे बड़ा
जो है स्तूप है। अब देखिए मार्तंड मंदिर, मार्तंड मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड मंदिर कहाँ स्थित है? ये देखिए मार्तंड मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। तो ये मार्तंड मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, सॉरी कश्मीर में, ठीक है। तो कभी कभी श्रीनगर भी आ जाता है, ठीक है। तो मार्तंड मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड मंदिर स्थित है कश्मीर अथवा श्रीनगर में, ठीक है। आप सभी ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ भी लेता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है दशावतार गुफा मंदिर कहाँ है? तो दशावतार गुफा मंदिर, अब देखिए इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं। दशावतार, देखिए ये गुफा मंदिर है, ठीक है, मंदिर है। तो ये देखिए दशावतार गुफा मंदिर है, इसको लोग देवगढ़ का दशावतार मंदिर समझ लेते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। ये देवगढ़ का जो ललितपुर वाला है, तो ये ललितपुर में जो है नहीं, ललितपुर में, तो देवगढ़ का ये गुप्त काल का मंदिर है, ये गुप्त काल का मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गुप्त काल का मंदिर है, ये इसको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर को जो है लोग कंफ्यूज हो जाता है कि ये वही वाला है कि और ये वाला दूसरा है। ये देखिए दशावतार गुफा मंदिर जो है ये एलोरा में है, ठीक है। एलोरा के अंतर्गत जो है एक ये दशावतार मंदिर गुफा मंदिर है, यानी गुफा में बना हुआ है, ठीक है। तो दशावतार जो गुफा मंदिर है वो एलोरा में है, और ये देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्त काल का है और ये ललितपुर में है, ठीक है। तो ये देवगढ़ वाला जो मंदिर है दशावतार मंदिर है, ये दूसरा है, यह विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो ये विष्णु को समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि दशावतार गुफा मंदिर जो है यह एलोरा में है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गांधार कला जो है, गांधार कला किस काल में इसका विकास होगा? हम आपको बता दें कि कुषाण काल में, ठीक है, कुषाण काल में, ठीक है। तो ये भी कला का विकास होता है, और मथुरा कला, ठीक है, मथुरा कला, ये इन्हीं कुषाण काल में इन दोनों कलाओं का विकास होता है, ठीक है। तो गांधार कला जो है यह ग्रीक से प्रभावित है, माने ग्रीक कला से प्रभावित है, और ये मथुरा कला ये निजी कला है, ठीक है, वहाँ की निजी कला जिसमें यक्ष और यक्षिणी बनते हैं, ठीक है। यक्ष यक्षिणी जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो ये मथुरा शैली की है, ठीक है। और इसमें जो है ग्रीक शैली में जो है भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमाएँ बनती हैं, ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएँ बनती हैं, ठीक है। इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दक्षिणी भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है। देखिए इसमें पूछ रहा है दक्षिणी स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? तो इसको हम किससे नाम से जानते हैं? द्रविड़ शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है, द्रविड़ शैली, इसको हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। और यही उत्तरी स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य कला शैली जो है किस नाम से जानी जाती है? यह नागर शैली के नाम से जानी जाती है, ठीक है, नागर शैली, ये नागर शैली के नाम से जानी जाती है। और उत्तर और दक्षिण के जो बीच का भाग है, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह की जो बात आती है, तो मध्य प्रदेश की बात जैसे आती है, तो ये बीच का जो है जो मंदिर बने हैं वह किस शैली के अंतर्गत आते हैं? बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं, यही तीनों में अंतर है, बस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। माने उत्तर का जो है भारत के नक्शे में ऊपर के भाग जो है उत्तर में जो भी मंदिर बनते हैं वो नागर शैली के अंतर्गत, और जो नीचे यानी दक्षिणी में बनते हैं वो जो है द्रविड़ शैली के अंतर्गत आती है। और दोनों का मिला जुला हुआ रूप जो मध्य में बनता है, यानी कि मध्य प्रदेश में, यानी कि दोनों का बीच में ही प्रभाव रहता है, तो वो बेसर शैली के अंतर्गत आती है, ठीक है। लेकिन आपको उड़ीसा में जो है कुछ मंदिर ऐसे हैं जैसे जगन्नाथ, तो उड़ीसा में जो भी कुछ मंदिरें ऐसी हैं वो जो है वो नागर शैली के ही अंतर्गत हैं, ठीक है, तो नागर शैली के ही अंतर्गत हैं।
ये ध्यान रखिएगा। जैसे जगन्नाथ का मंदिर, तो जगन्नाथ का मंदिर जो है, ये जगन्नाथ का मंदिर जैसे है, तो जगन्नाथ का मंदिर जो है क्या है, ये नागर शैली में है। तो ठीक है, तो जगन्नाथ का जो मंदिर है वो नागर शैली में है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए दक्षिण भारत में एक सूर्य मंदिर है, उसको भी आप ध्यान दे दीजिए। तो दक्षिण भारत में एक सूर्य मंदिर है, देखिए दक्षिणी सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में है, यह दक्षिण भारत में है, इसलिए दक्षिणी सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह कुंभकोणम में है। ठीक है, कहाँ है ये, कुंभकोणम। ठीक है, कुंभकोणम में, तो कुंभकोणम में ये स्थित है। ठीक है, दक्षिणी सूर्य मंदिर कुंभकोणम में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, ये तंजावुर में स्थित है, तंजावुर। ठीक है, तो तंजावुर में ये स्थित है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ ये कहाँ स्थित है, ये देखिए स्थित है चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको बनवाया गया था 1448 ईस्वी में। कब बनवाया गया था, 1448 ईस्वी में इसको बनवाया गया था, 1448 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो 1448 ईस्वी में इसको बनवाया गया था, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और जो है हम इसका एक दूसरा नाम है, इस हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा जाता है, हिंदू, ठीक है, हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष। ठीक है, चित्रित कोष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चित्रित कोष, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कीर्ति स्तंभ को। किसको कहा जाता है, तो कीर्ति स्तंभ को, ये ध्यान रखिएगा। हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष किसे कहा जाता है, तो ये है भाई कीर्ति स्तंभ। इसकी स्थापना होती है 1448 ईस्वी में, और कहाँ होती है, चित्तौड़गढ़ होती है, चित्तौड़गढ़ में। और कौन करते हैं, राणा कुंभा। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कौन करते हैं, राणा कुंभा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कौन करते हैं, ये राणा कुंभा इसकी स्थापना करते हैं। और 1448 ईस्वी में वो कहाँ करते हैं, चित्तौड़गढ़ में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक के साथ या अन्य प्रश्नों के साथ। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इस साइड तो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इसको सब्सक्राइब करिए, इस पर जाके टैप करके, और यहाँ दूसरी वीडियो देखने के लिए इस चीज़ पे टैप कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।